अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा सोचिए एक जंग है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ी जा रही थी। उस जंग में दो मुल्क ऐसे थे जो बिल्कुल साइड पर होके देख भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। जी हाँ, रशिया और चाइना। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीज़ नज़र आ रही थी जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई, ख़ास तौर पर अमेरिका नहीं देख पाया, और वो चीज़ ये थी कि अमेरिका ईरान से लड़ते लड़ते अपने हथियार ख़त्म कर रहा है, और जैसे जैसे अमेरिका का ज़ख़ीरा खाली हो रहा है, रूस और चाइना का रास्ता साफ होता जा रहा है। ये मेरा दावा नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और ख़ुद अमेरिकन हुक्काम ने माना है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा था। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। ईरान के सर पे एक नया दुश्मन आ चुका है, ईरान एक नई जंग में जाने जा रहा है, इजराइल को एक नया हरीफ मिल गया है। और आखिर में दोस्तों वो सवाल जो सबसे तकलीफ दे है, क्या ट्रंप ने इस जंग से मुनाफा कमाया? क्या ये जंग असल में न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं थी, बहरे हुर्मुज़ के लिए नहीं थी? बेसिकली इस पूरी जंग के दौरान ट्रंप ऐसी बिजनेस डील्स करता फिर रहा था जिससे उसको और उसके ख़ानदान को मुसलसल फ़ायदा हो रहा था। आज मैं आपके सामने पूरा चट्टा खट्टा खोलने जा रहा हूं कि ट्रंप ने इस जंग से इन चंद महीनों में और अपनी इस प्रेसिडेंसी में कितना माल कमाया है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त जो कि हमेशा रहती है, ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, इसका फ़ायदा नंबर एक ये होगा कि आपको भी पता है, आपके इल्म में है कि ये ख़बरें, ये तज्ज़िये आपको कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ यहाँ मिलते हैं। अगला तज्ज़िया इससे भी बड़ा, इससे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप वो मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करें। और मुझसे अगर लाइव बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पर पेज है, उसको आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों पहले असल खेल को समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 जुलाई को एक रिपोर्ट छापी, उसमें अमेरिकन हुकाम ने खुद अपना डर बयान किया। उसने कहा कि पुतिन और शी जिनपिंग, अब एक है रशिया का सदर और एक है चाइना का, पुतिन और शी जिनपिंग अमेरिका की इस कमी को अपने अगले बड़े कदमों के हिसाब में रख रहे हैं। ये उसका मैंने ट्रांसलेशन की है। रशिया अपनी नज़र यूक्रेन और यूरोप पे रखे हुए है और चाइना अपनी नज़र ताइवान पे रखे हुए है। अब समझिए ये काम कैसे करता है। फ़र्ज़ कीजिए एक पहलवान है जो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके पास सिर्फ गिने चुने वार हैं। अगर कोई छोटा पहलवान उसे मुसलसल लड़ाई में उलझाए रखे और बड़ा पहलवान अपने सारे वार, सारे उस लड़ाई में खर्च कर दे, तो उसके बाद क्या होगा? जब कोई तीसरा आएगा तो बड़े पहलवान के पास कुछ बचेगा नहीं दोस्तों। और बिल्कुल यही हुआ है अमेरिका के साथ, बल्कि हो रहा है। तेहरान इस वक्त मुसलसल जद में है। 13 रातों की मुसलसल बमबारी ने अमेरिका का जखीरा जो पहले ही आधा खाली था और खाली कर दिया। पेंटागन ने 1200 से ज़्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर चलाए हैं, हर एक की कीमत $40 लाख से ज़्यादा है। और उसका नतीजा पता है क्या निकला है? कि जब ट्रंप ने जुम्मे की रात को एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की, मैंने आपको बताया था हमला होने वाला है, तो उसको रोक दिया गया। वजह, उसके अपने लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारे पास अब ख़त्म हो गया है माल, अगर हम आगे बढ़े तो पैट्रियट का ज़ख़ीरा बिल्कुल सिफर हो जाएगा। और उस वक्त अगर रशिया या चाइना कुछ कर बैठे तो अमेरिका के पास बचाव के लिए कुछ नहीं होगा। और इस कमी का सबसे पहला शिकार कौन होता है? कौन बना? सोचिए, यूक्रेन। ये समझ जाता हूं कैसे। ये जो पैट्रियट मिसाइल है जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खर्च किए, वही मिसाइल यूक्रेन को सबसे ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि रूस यूक्रेन के शहरों पे, बिजली घरों पे बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे हमें यूक्रेन से क्या लेना देना। दोस्तों अगर रूस ने यूक्रेन फतह कर लिया, जो कि बहुत करीब है फतह करने के वो, तो पूरा यूरोप फतह करने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो पहला डिफेंस है पूरी मगरिब का वो यूक्रेन है, और उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है पैट्रियट मिसाइल। लेकिन अब अमेरिका के पास ये देने के लिए बचे ही नहीं है। और खुद ज़ेलेंस्की ने कहा, जो यूक्रेन का सदर है, कि 3 दिन की ईरान की जंग में उतने पैट्रियट इस्तेमाल हो गए जितने यूक्रेन में 2022 से अब तक नहीं हुए। यानी जो इतने सालों से नहीं हुए वो अब हो गए। और इसका नतीजा, रशिया अब अपने हमले और बढ़ा रहा है।
वो पहले से ज़्यादा चढ़ाई कर रहा है यूक्रेन पे, क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन के पास आसमान का बचाव ख़त्म हो चुका हुआ है, मेरे मिसाइल वो नहीं रोक सकता। और अब चाइनीज़ तज्जियाकार वो अमेरिका को एक नाम दे रहे हैं, बड़ा मज़े का नाम दिया उन्होंने, लंगड़ा जिन। ये नाम है उनका, लंगड़ा देओ या लंगड़ा जिन। ये चाइनीज़ कहने लग गए हैं अमेरिका को, यानी एक ऐसा दबंग जो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन जिसकी टांग खराब है, जो चल तो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता। और ईरान ने इसी दियो की एक टांग काट दी हुई है। और अब दोस्तों एक नया मोर्चा, मैं आपको आगे लेके बढ़ूंगा बिकॉज मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आज, और ये चीज़ें आपको बता देंगी कि इस जंग में भले थोड़ी देर के लिए वक्फा आ गया है, लेकिन कहीं और बहुत बड़ी काया पलटने वाली है। एक नया मोर्चा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, याद है आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के एक जहाज पर हमला किया था जिसमें एक मल्लाह मारा गया था। अब उसका अगला बाब खुला है, ईरान ने जवाब दे दिया। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को एक खुला इंतबाह किया है। उसके अल्फाज यूं थे, ईरान पे हमला कभी बिला कीमत नहीं रहा, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईरान पे हमला हुआ और ईरान ने पलट के जवाब न दिया, और रहेगा भी नहीं, ये उसके अल्फाज थे। अमेरिका और इजराइल ये बात अच्छी तरह जानते हैं, और यूक्रेन भी जल्द समझ जाएगा कि ईरान किसी का कर्ज नहीं रखता। इसका मतलब बता दीजिए, आप लोग माशाल्लाह अहले इल्म दानिश्वर हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब क्या है कि ईरान बहुत जल्द यूक्रेन पे हमला करने जा रहा है। ये हो क्या रहा है ज़रा समझिए। एक मुल्क जो पहले से अमेरिका से लड़ रहा था, अब यूक्रेन उसके लिए चींटी के बराबर भी नहीं है, जिसने दुनिया की सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। ट्रंप पीछे हट चुका है, यूक्रेन उसके लिए क्या है? वो यूक्रेन जिसको पहले ही रूस ने अधमुआ कर दिया हुआ है, और ईरान कह रहा है कि वो बदला लेगा। यानी ये जंग जो कल तक दो मुल्कों की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चार तरफा खेल बन रही है। अब वो एशिया से निकल के, मिडिल ईस्ट से निकल के हो सकता है यूरोप तक चली जाए, और एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन, दूसरी जानिब ईरान और रशिया और चाइना। और ये वही चीज़ है जो रूस और चाइना चाहते थे। ये है वो पॉइंट जहां पे मैं आपको लाना चाहता था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ट्रंप की मैंने आपको जो करप्शन है उसकी दास्तान भी सुनानी है। अगले चंद और मिनट आपने मेरे साथ रहना है। नाजरीन, ये बहुत बड़ा पंगा डल गया है, और इस पूरे मामले में एक चीज बहुत साफ नजर आई है, मगरिब का दोहरा मयार। तज्जियाकार है रजा नासरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जब यूक्रेन ने कैस्पियन में ईरान के जहाज़ों पे हमला किया तो मगरबी मुल्कों को कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई मज़ाहमत नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब ईरान हुर्मुज़ के रास्ते जहाज़ों को रोकने की कोशिश करता है तो वही मगरिब उसे बुरा भला कहता है। आप समझिए इस दोहरे मयार को। एक जहाज़ रोकना जायज़ है अगर वो ईरान का हो, और दूसरा जहाज़ रोकना जुर्म है अगर उसको ईरान रोके। और नासरी एक और बात याद दिलाते हैं, वही हुर्मुज़ जहां ईरान पे इतना शोर मचाया जाता है, वही रास्ता बरसों से अमेरिकन अड्डों को हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी हो रहा था। वही अड्डे जहां से अमेरिका ने ईरान पे जंग शुरू की। यही मसला जहाज रोकना नहीं है, मसला यह है कि रोकने वाला कौन है। और अब दोस्तों एक अलग कहानी, यहां पे आप रुक जाइए। इजराइल के बारे में मैं आपको बड़ी दिलचस्प कहानी देने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि इजराइल को हमेशा एक नया दुश्मन चाहिए होता है, कभी ईरान, कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह। और अब जो दुश्मन जो अब है इजराइल का, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि दूसरा दुश्मन कौन है जो कि ढूंढ लिया गया है और अजीब है। वो है कतर। वही कतर जो अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, जिसकी सरजमीन पे अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इजरायली कौमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है। उसने कहा है कि अगर उसकी हुकूमत आई, जो कि आने वाली है क्योंकि अगली हुकूमत नेतन्याहू को नहीं मिलती, तो वो कतर को एक दुश्मन रियासत, एक एनिमी स्टेट करार देगा। और वो यही नहीं रुका, उसने कहा कतर को, उसने कहा है कि एक पुरतशद्दुद यहूद दुश्मन कैंसर है कतर। सुनिए, एक यहूद दुश्मन कैंसर जो मगरिब में और यहां तक कि इजराइल के वजीर आजम का दफ्तर तक जो है वो कैंसर फैल चुका हुआ है। यानी वो कह रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इजराइल के दुश्मन कतर के साथ मिला हुआ है। और अब एक अहम बात, ये जो बेनेट है ये कोई मामूली शख्स नहीं है, वो पहले भी वज़ीर आज़म रह चुका है और आने वाले इलेक्शन में वो नेतन्याहू का सबसे बड़ा हरीफ होगा। यानी मुमकिन है कि इजराइल का अगला वज़ीर आज़म यही हो, और उसने अभी से एक नए दुश्मन का ऐलान कर दिया। और बेनेट का दावा ये भी था कि जब वो खुद वज़ीर आज़म था तो उसे ऐसी
रिपोर्टें दिखाई गई जिनमें कहा गया कि कतर ने ईरान की पासदाराने इनकलाब को पैसे दिए और उसने नेतन्याहू पर भी इल्जाम लगाया है कि वो भी उन रिपोर्टों से वाकिफ था। यानी इजराइल के अंदर अब एक नया इल्जाम का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सब के बीच में इजराइल के अंदर एक ऐसी आवाज आई है जिसे हुकूमत नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। इजरायली फौजी खुद वो हुक खड़े हुए हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये इजराइल के साबिक फौजी हैं, 600 लोग हैं, 600 सैकड़ों लोग रिटायर्ड जनरल्स हैं और कर्नल्स हैं। उन्होंने मिलकर एक खत लिखा है और यह खत नेतन्याहू को नहीं बल्कि सीधा ट्रंप को लिखा गया है। अब जरा इसको समझिए, इजराइल के अपने सबसे तजुर्बाकार फौजी अपनी हुकूमत को छोड़कर एक दूसरे मुल्क के सदर से मदद मांग रहे हैं। क्यों? खत में उन्होंने क्या कहा है? मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद, यानी जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर आपको पता है कि सेटलर्स फैलते जा रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पे, इतना बढ़ गया है वो लिखते हैं कि ये पूरे इलाके में आग लगा सकता है और उसके मुताबिक ये तशद्दुद खुद इजराइल की सलामती के लिए ख़तरा बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये ख़त इसी हफ्ते आया है जब आबादकारों ने यानी सेटलर्स ने 2 मस्जिदों को आग लगा दी थी और दीवारों पे इंतकाम जैसे अल्फाज लिखे हुए थे। अब ये समझना ज़रूरी है कि इस ख़त का मतलब क्या है। पहली बात यह कि जब बाहर का कोई इजराइल पर तनकीद करे तो हुकूमत उसे यहूद दुश्मन कहकर टाल देती है, लेकिन जब खुद फ़ौज और इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह ये कह रहे हों, इसे टालना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी बात, ये लोग नज़रिए की बात नहीं कर रहे, ये अमलन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेकाबू आबादकार तशद्दुद इजराइल को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर रहा है। और तीसरी और सबसे अहम बात, यह दिखाता है कि इजराइल के अंदर उसकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी सियासी क़यादत के दरमियान एक गहरी दरार पड़ चुकी है। जो मौजूदा फौजी होते हैं ना, वो भी अपने जनरल से असर लेते हैं। यानी इजराइल का असल मसला सिर्फ बाहर नहीं रहा, उसका एक बहुत बड़ा मसला उसके अपने घर के अंदर पलना शुरू हो चुका है। और अब दोस्तों, आखिरी और सबसे हैरान कुन बड़ी मज़ेदार रिपोर्ट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस पूरी जंग से किसी ने मुनाफा कमाया? तो चलिए पहले कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जुलाई 2026 में अमेरिका के सरकारी माली रिकॉर्ड सामने आए थे ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के मुताबिक। इनके मुताबिक ट्रंप ने 2025 में यानी अपनी दूसरी मुद्दत के पहले साल में कम से कम $2 अरब 20 करोड़ की आमदनी बताई। $2 अरब यानी $2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा एक ही साल में। और यह वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स और CNBC सब ने रिपोर्ट किया। इसमें से तकरीबन $1 अरब 40 करोड़ सिर्फ क्रिप्टो से आया है और उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ने एक साल में 21,000 से ज़्यादा शेयर की ट्रेड की है। अब यहाँ तक जो मैंने बताया वो साबितशुदा फैक्ट्स हैं, सरकारी रिकॉर्ड है। अब आता है इल्ज़ाम का हिस्सा, और यहाँ पर चूंकि हमने एक प्रॉपर जर्नलिज्म करना होता है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये इल्ज़ामात हैं, अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ। कुछ सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इल्ज़ाम ये लगा कि ट्रंप ख़ानदान ने इस जंग से फ़ायदा उठाया। एक बिजनेस तज्ज़ियाकार है एड एल्सन, उन्होंने कहा है कि इस जंग से पहले ट्रंप ख़ानदान ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में पैसे लगाए, बिल्कुल जंग से पहले। अब जरा अब डॉट्स मिलाइएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में ट्रंप के ब्रोकर्स ने दिफाई कंपनियों के शेयर्स खरीदे, जैसे प्लांटर, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनामिक्स। ये नाम तीनों याद रखिएगा। ये वही कंपनियां हैं जो इस जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार और टेक्नोलॉजी बनाती हैं और जिन्हें जंग के दौरान बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और तेल की मार्केट में भी कुछ मशकूक ट्रेड्स हुई ट्रंप के ऐलानात से ठीक पहले। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अब ये डॉट्स आपने मिलाने हैं। ये यहां पे अभी कुछ भी साबित शुदा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि इन सब से ट्रंप कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा था और जंग को मुसलसल तूल दे रहा था। और यह बात पहले भी कई दफा कही जा चुकी है कि ट्रंप के खानदान वाले मार्केट क्लोज होने से पहले
चीज़ें नरम कर देते थे ताकि तेल की कीमतें नीचे आ जाए, फिर ये अगले दिन सोमवार को जंग का या मजीद हमलों का ऐलान करते थे, कीमतें ऊपर चली जाती थी। अब ज़रा सोचिए कि कीमतें नीचे आने का किसको पता होगा, ट्रंप या उसके ख़ानदान को, कि वो ऐलान करने वाला है। तो बाइंग कौन करता है? जब कीमतें कम हो रही हों तो आप चीज़ को ख़रीद के रख लेते हैं, और आपको मालूम हो कि 2 दिन के बाद कीमत ऊपर चली जाएगी तो आप पहले से ख़रीद के रख लेते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको बेच देते थे। और यहां पर एक और अहम चीज बताता हूं। यह तो था ट्रंप का पहला साल। दूसरा साल, एक जंग में हजारों लोग मरते हैं, ठीक है। अब एक साल में एक शख्स की दौलत $2 अरब बढ़ जाती है, और बीच में वो कंपनियां जो जंग से कमाती हैं। बाकी आपके सामने सारी बात मैंने रख दिया दोस्तों। तो ट्रंप पर जो इल्जाम लग रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई करेगा क्या। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको बतौर तज्जिया मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह निगहबान।